हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी टैक्स पे। तो जो हमारी सीरीज चल रही है डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ बजट 2021, इसको आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट जो कि आई हैं पीजीबीबी हेड में, सेक्शन 28 टू 44D के बीच में जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। मेजर फोकस रहेगा हमारा इसमें 5 अमेंडमेंट पे जो कि इस बजट में आई हैं पीजीबीबी हेड में। सबसे पहले टैक्स ऑडिट जिसकी लिमिट चेंज की है। सेकेंडली हम करेंगे डिस्कस 44ADA स्पेसिफाइड प्रोफेशन पे जो प्रिजम्पटिव है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 43CA, उसके साथ साथ लगे ही हम 56 टू 10 भी कर लेंगे जो रिलेटेड ही है इसी से। चौथे में हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन गुडविल पे, और पांचवें लास्टली हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 43B एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF में जो चेंज आया है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अमेंडमेंट से, टैक्स ऑडिट। तो टैक्स ऑडिट हमें सबको पता है सेक्शन 44AB में होता है। वो क्या कहता है कि अगर बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है और प्रोफेशन की 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना है। ठीक है जी, ये हमें लिमिट पता है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 में क्या हुआ, सिर्फ बिजनेस के लिए एक प्रोवाइजो ऐड किया गया, ये वाला प्रोवाइजो जो कहता था कि जो लिमिट है 1 करोड़ की, इसको मैं 5 करोड़ पढ़ लूंगा। कब? अगर आपका जो कैश रिसीट्स है या कैश पेमेंट्स है वो 5% या उससे कम रहती हैं टोटल रिसीट्स और टोटल पेमेंट से। कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी टोटल रिसीट 100 रुपए की है और कैश रिसीट जो है उसमें से कैश में रिसीट्स आई है वो 5 या उससे कम की है, और टोटल पेमेंट आपकी मान लो 100 रुपए की है और जो कैश पेमेंट है वो 5 या उससे कम की है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। मतलब कैश रिसीट्स भी 5% से कम होनी चाहिए और कैश पेमेंट भी 5% से कम होनी चाहिए। तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, 1 करोड़ से 5 करोड़। एक बार थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं प्रोवाइजो कहता क्या था। ये प्रोवाइजो इस साल ऐड नहीं हुआ है, ये प्रोवाइजो कब ऐड हुआ था, 2020 में। ये क्या कहता था कि जो लिमिट है 1 करोड़ की, 1 करोड़ की जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 5 करोड़। कब? इफ एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेट अमाउंट। सेट अमाउंट मतलब जो एग्रीगेट अमाउंट की बात की है। तो ये प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ इंक्लूडिंग टर्नओवर, बट टर्नओवर का अमाउंट नहीं, टर्नओवर तो उसका एक पार्ट है। टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ, आपको अमाउंट रिसीव किसी भी सेक्टर में हो सकता है। आपने फिक्स्ड एसेट बेचे हैं, आपने लोन लिया है, कोई भी, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, चाहे इस साल को पर्टेन करता हो चाहे पिछले साल को पर्टेन करता हो या अगले साल को पर्टेन करता हो। मतलब आपने डेटा से अमाउंट रिसीव किया जो सेल पिछले साल की थी, या कुछ एडवांस मिल गया आपको डेटा से, तो जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है इस साल उन सबको एग्रीगेट कर लो, और उन जो कैश में रिसीव हुआ है वो 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रोवाइजो था ये जब तब एप्लीकेबल होगा जब आपका कैश रिसीव डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसीव्स। टोटल रिसीव्स टर्नओवर नहीं है, टर्नओवर इज अ पार्ट ऑफ टोटल रिसीव्स। मतलब जो भी टोटल रिसीव्स हैं आपकी पूरे साल में, जो भी पैसा रिसीव हुआ है आपको ऑन कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर, जितना भी रिसीव हुआ है, जो कैश में रिसीव हुआ है वो 5% ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स मेड, वही सेम बात, जो ये पेमेंट मेड की हैं आपने, इंक्लूडिंग अमाउंट इनकर फॉर एक्सपेंडिचर इन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द सेट पेमेंट। बट टोटल जो पेमेंट की है आपने और जो कैश में पेमेंट की है, जो कैश की पेमेंट है वो 5% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए टोटल पेमेंट पे। टोटल पेमेंट नॉट ओनली फॉर पेमेंट फॉर परचेज और एक्सपेंडिचर, पेमेंट मींस एवरीथिंग। कोई आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा है, कोई लोन वापस किया है, कोई लोन दिया है, तो जो भी पेमेंट हुई है चाहे रेवेन्यू अकाउंट पे हुई है कैपिटल अकाउंट पे हुई है, उनमें उसमें जो कैश पेमेंट है वो 5% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो यहां वर्ड लिखा है इन कैश। नॉर्मली जो एक्ट है जब कैश को मना करता है तो वो कहता है कि रिसीट्स या पेमेंट होनी चाहिए थ्रू अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट
और ECS और एनी अदर प्रेस्क्राइब मेथड, ये बहुत करता है। लेकिन इसमें लिखा है कैश में नहीं होनी चाहिए, मतलब कैश के अलावा मेजर डिजिटल मेथड ही है जो आपके बैंकिंग चैनल है, बट बार्टर भी जो है, मतलब आपने गुड्स दिए गुड्स लिए, ये भी कैश में नहीं है, तो 5% के अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना। सिर्फ अब एक्चुअल कैश देखना है, कितना रिसीव किया और कितना पे किया, वो 5% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आपकी लिमिट कितनी थी? 5 करोड़ टैक्स ऑडिट की। इस बजट में क्या हुआ है, ये लिमिट 5 करोड़ से हटके 10 करोड़ हो गई है। मतलब अगर आपका टोटल कैश रिसीट्स 5% से ज्यादा नहीं है टोटल रिसीट्स, और टोटल कैश पेमेंट और A&D इंग्लिश वाला, और टोटल कैश पेमेंट 5% से ज्यादा नहीं है टोटल पेमेंट के, और आपकी, तो आपके लिए टैक्स ऑडिट कब मैंडेटरी है? जब आपकी टर्नओवर 10 करोड़ की है। ये जो 5 करोड़ 10 करोड़ की लिमिट है ना, ये टर्नओवर की है, ये टोटल रिसीट्स की नहीं है, है ना। इसमें कोई फिक्स्ड एसेट्स लोन वगैरह नहीं आएंगे, ये टर्नओवर की है। बट ऊपर जो 5% देखना है आपने, ये टोटल रिसीट्स या टोटल पेमेंट्स का देखना है। समझ गए? बिल्कुल सर। ये अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल है आपकी? AY 21-22, मतलब अभी PY 2020-21 से ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। मतलब अब जो हम ऑडिट करेंगे नेक्स्ट ईयर इस साल का, उसके लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है हमारी? नेक्स्ट अमेंडमेंट है सेक्शन 44ADA। तो ये क्या कहता है? ये सेक्शन 2016 में आया था कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रिजम्पटिव का ऑप्शन दिया गया था, वो चाहें तो अपना 50% तक प्रॉफिट दिखा के प्रिजम्पटिव में भर सकते हैं, प्रिजम्पटिव मेथड चूज कर सकते हैं, और उनको फिर डिटेल अपने बुक्स अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड टर्नओवर जो है वो लेस देन इक्वल टू 50 लाख हो, ठीक है जी। ये कब लगता है? जब एसएससी जो है वो रेजिडेंट हो, सिर्फ स्पेसिफाइड प्रोफेशन जो सेक्शन 44AA में दिए हुए हैं, और ग्रॉस रिसीप्ट इज लेस देन इक्वल टू 50 लाख, ठीक है। बट अगर 2016 का जब ये सेक्शन रिड्यूस हुआ था, मेमोरेंडम देखो, तो मेमोरेंडम में साफ साफ लिखा था सेक्शन लगेगा किस पे? इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP एक्सेप्ट LLP। बट जो सेक्शन फ्रेम हुआ, सेक्शन की लैंग्वेज देखोगे 44ADA की, तो उसमें लिखा है कि 44ADA इज एप्लीकेबल इज अवेलेबल टू एसएससी रेजिडेंट इन इंडिया। उसने एसएससी को क्वालिफाई नहीं कर रखा। दो मेमोरेंडम में क्वालिफाई कर रखा था कि एसएससी कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल HUF या पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP। LLP को बाहर क्यों करते हैं हम? LLP को 44AD बिजनेस वाला भी नहीं मिलता, 44ADA भी नहीं मिलता। क्यों? बिकॉज अनदर LLP एक्ट ही आप उनको अकाउंट्स मेंटेन करने बहुत जरूरी होते हैं। तो इस चीज को अब एक्ट में भी लेकर आ गए, जो पहले मेमोरेंडम में थी, बाय चांस वो ड्राफ्टिंग में सेक्शन का पार्ट नहीं बन पाई थी, अब एक्ट में लेकर आ गए 44ADA में। उन्होंने एसएससी को क्वालिफाई कर दिया कि एसएससी कौन होंगे? इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट LLP, मतलब 44ADA LLP को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अमेंडमेंट करते हैं। डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं सेक्शन 43CA। तो उससे पहले हमने क्या पढ़ा कि टैक्स ऑडिट की लिमिट चेंज कर दी, 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। अगर आपकी कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट टोटल रिसीट टोटल पेमेंट के 5% उससे कम रहती हैं, तो टैक्स ऑडिट कब करवाना है आपने? जब आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर हो। ये एप्लीकेबल है ओनली इन द केस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन में एप्लीकेबल नहीं है। फिर हमने पढ़ा 44ADA में से हमने LLP को एक्सक्लूड कर दिया। 44ADA किसको मिलेगा? सिर्फ इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP। LLP को 44ADA नहीं मिलेगा, 44AD तो पहले ही नहीं मिलता था। अब हम डिस्कस करेंगे जो अमेंडमेंट है सेक्शन 43CA। सबसे पहले डिस्कस करते हैं 43C क्या कहता है। उससे पहले डिस्कस करते हैं एक सेक्शन है सेक्शन 50C कैपिटल गेन हेड में, जो क्या कहता है कि अगर आपने लैंड या बिल्डिंग या बोथ, मतलब कोई मूवल प्रॉपर्टी बेची है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड एक्रूइंग, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसको हम सेल कंसिडरेशन मान लेते हैं।
इसमें एक थ्रेशोल्ड एक सेफ हार्बर दे रखा है 10% का। इसका मतलब कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल कंसिडरेशन जब भी मानते हैं जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 10% ऑफ द एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। मतलब अगर आपकी सेल कंसिडरेशन 100 रुपये की है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105 रुपये की है तो वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, सेल कंसिडरेशन आपकी 100 रुपये ही रहेगी। लेकिन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी 115 रुपये की है जो 110% से ज़्यादा हो गई एक्चुअल कंसिडरेशन के, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को हम सेल कंसिडरेशन मान लेंगे, 115 को सेल कंसिडरेशन मान लेंगे। कैपिटल गेन आपका ऐसे कंप्यूट होगा जैसे सेल कंसिडरेशन 115 की है। यह है सेलर के लिए। साथ में सेक्शन है एक 56 to 10। वो क्या कहता है? वो कहता है अगर बायर ने इम्यूर प्रॉपर्टी खरीदी है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है सेल कंसिडरेशन से, तो जो एक्सेस है वो बायर के लिए अदर सोर्स की इनकम हो जाएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड जो एक्सेस है 50,000 से ऊपर हो। तो इसमें भी थ्रेशोल्ड दे रखा है आपको 10% का। मतलब कब इनकम होगी? अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है 100 रुपये की जो आप दिखा रहे हो परचेज प्राइस, और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 115 रुपये, या फिर ये मानते हैं आपने प्रॉपर्टी खरीदी है 1 करोड़ रुपए की और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1 करोड़ 15 लाख रुपए, तो 10% से ज़्यादा हो गई है और 50,000 से भी ज़्यादा है, तो जो 15 लाख रुपए जो एडिशनल है ये आपके लिए अदर सोर्स की इनकम हो जाएगी। बट आपको जब बाद में प्रॉपर्टी बेचोगे तो आपकी कॉस्ट भी 1 करोड़ 15 लाख रुपए ही मानी जाएगी। कॉस्ट का आपको स्टेप अप मिल जाता है। अब एक और सेक्शन आया था सेक्शन 43CA। ये बिल्कुल सेम बात कहता था, लेकिन ये किस पे लगता था? अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो जो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, तो स्टॉक इन ट्रेड है तो आपका कैपिटल गेन में तो इनकम निकलेगी नहीं सेलर के लिए, क्योंकि उसका कैपिटल एसेट तो है नहीं। सेक्शन 214 में स्टॉक इन ट्रेड को हटा देता है कैपिटल एसेट से, तो उसकी इनकम निकलती है पीजीबीपी में। तो कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि सेक्शन 50C का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है ओनली फॉर कैपिटल गेन। तो इसके लिए सेक्शन 43CA आया फॉर द प्रॉपर्टी डीलर रियल एस्टेट डेवलपर कि अगर वो अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं फॉर लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो पीजीबीपी में उनकी सेल्स क्या मानी जाएगी? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी 10% का थ्रेशोल्ड और सेफ हार्बर दिया हुआ था कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जब भी रिप्लेस करेगी जब वो एचडीवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ एक्चुअल सेल्स कंसीडरेशन। तो ये स्कीम बनी हुई थी सेलर अगर आपका पीजीबीपी में आता है अपनी इनकम जो अपना प्रॉपर्टी बेच रहा है तो 43CA लगेगा, अगर उसके लिए कैपिटल एसेट है 50C लगेगा, और बायर के लिए इन एनी केस 56 to 10 लगता है। तो ये पूरी स्कीम थी जो भी है। अब हुआ क्या, 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस हुआ 3.0, जो हमारे FMM ने अनाउंस किया। उन्होंने पैकेज में बोला कि सिंस कोविड के चक्कर में रियल एस्टेट डेवलपर को बहुत बड़ा हिट हुआ है, उनकी जो इन्वेंट्री है वो नहीं बिक रही है, उन्होंने जो लोन ले रखे हैं फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता जा रहा है, तो रियल एस्टेट डेवलपर को इस बजट में काफ़ी रिलीफ दिया गया है। एक सेक्शन में से ये भी है 43CA। तो उसी टाइम 12 नवंबर 2020 को ही आत्मनिर्भर पैकेज में बोल दिया गया था कि अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर हो और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी जो आपका स्टॉक इन ट्रेड है वो बेचते हो, तो आपको एचडीवी अगर आपकी 120% तक भी है, मतलब जो थ्रेशोल्ड 10% था वो 20% मान लेंगे हम। कब? जब ये कंडीशन फुलफिल होती हैं। 4 कंडीशन कौन कौन सी? अब रेजिडेंशियल यूनिट बेच रहे हो, कब बेच रहे हो? 12 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 2021 तक, और वो फर्स्ट टाइम लॉट में बेच रहे हो, मतलब प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल नहीं है, मतलब या एक्चुअल में जो अपने इन्वेंट्री है वो बेच रहे हो, सब्सिक्वेंट सेल नहीं हो रही है, बेनिफिट जरूर मिलेगा। और लास्टली एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। मतलब 4 कंडीशन कौन कौन सी होगी जल्दी जल्दी हम डिस्कस करें तो रेजिडेंशियल यूनिट बेच रहे हो, कब बेच रहे हो? 12 नवंबर 2020 से लेके 3 जून 2021 तक। थर्डली आपका फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट है, प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल नहीं है। और फोर्थ जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं है, वो अप टू 2 करोड़। तो जब आप उन्होंने कहा कि थ्रेशोल्ड लिमिट 10% से हटके 20% हो जाएगी। 20% कब हो जाएगी? जब रेजिडेंशियल यूनिट बेच रहे हो ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 12 नवंबर 2020 टू 30 जून 2021 इन फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट, और जो सेल प्राइस है आपका एक्चुअल सेल प्राइस जो है प्रॉपर्टी का वो 2 करोड़ या उससे कम रहा है। रेजिडेंशियल यूनिट को भी डिफाइन कर रखा है इन्होंने। रेजिडेंशियल यूनिट मीन्स इंडिपेंडेंट यूनिट जिसमें आपकी सेपरेट किचन हो, बेडिंग हो और सैनिटरी हो, मतलब टॉयलेट बाथरूम हो, तो इसको रेजिडेंशियल यूनिट कहा गया है। उस आत्मनिर्भर पैकेज में सारी बातें लिखी गई थी और साथ में ये भी लिखा गया था कि नेसेसरी अमेंडमेंट आ जाएगी। तो नेसेसरी अमेंडमेंट अब आ गई कि 43CA में चेंज कर दिया उन्होंने,
उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि आपकी 10% की थ्रेशोल्ड है वो चेंज हो जाएगा 20%, बट ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो थ्रेशोल्ड 10% ही रहेगा जो है। ठीक है जी, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। 20% कब हो जाएगा? जब आप रेजिडेंशियल में बेच रहे हो। कब बेच रहे हो? 12 नवंबर 20 से लेके 30 जून 2021 तक, और फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट है, सेकेंडरी सेल नहीं है, और लास्टली जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है वो 2 करोड़ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन, एचडीवी नहीं है। मतलब अगर एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन 2 करोड़ है और एचडीवी मान लो 2.3 करोड़ है, तो भी आपको एक्चुअल सेल कंसिडरेशन ही आपकी सेल्स प्राइस माना जाएगा पीजीबीपी के लिए। एचडीवी 2.3 करोड़ नहीं आएगी, बिकॉज इट्स अप टू 20%। 2 करोड़ का 20% क्या हुआ? 40 लाख रुपए। तो 2 करोड़ 40 लाख के अंदर अंदर अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो सेल कंसिडरेशन आपकी 2 करोड़ ही मानी जाएगी। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ से ऊपर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन जो है वो 2 करोड़ से कम ही होनी चाहिए। तो आपका थ्रेशोल्ड कितना हो जाएगा? 20%। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल होती है तो थ्रेशोल्ड कितना हो जाएगा? 10%। फिर इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है सर, बिल्कुल से समझ गए। सिमिलर अमेंडमेंट आ गई सेक्शन 56 टू 10 में भी, कि जो 43 सीए की अगर 4 कंडीशन या फुलफिल कर देते हो तो बायर के हाथ के लिए भी थ्रेशोल्ड कितना हो जाएगा? 20%। उसको भी अगर उसमें इनकम नहीं मानी जाएगी। अगर फुलफिल नहीं होती तो 10% ही रहेगा। लेकिन उन्होंने सेक्शन 50C में कोई चेंज नहीं किया। जबकि अभी हमने डिस्कस किया था कि ये पूरी स्कीम है 50C, 43CA एंड 56 टू 10। तो 43CA में चेंज आ गया, 56 टू 10 में एक्जैक्टली सेम आ गया फॉर बायर। 43C में चेंज आ गया फॉर प्रॉपर्टी रियल एस्टेट डेवलपर, कि जो प्रॉपर्टी स्टॉक एंड ट्रेड है। लेकिन 50C में चेंज नहीं आया। बता सकते हैं क्यों? है सर, बिल्कुल बता सकते हैं। मैं बताऊं, 50C कब लगता है? जब आप प्रॉपर्टी बेचो, आपका कैपिटल एसेट है, आप उसको प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो कैपिटल गेन हो रहा है आपको, तो मतलब सेकेंडरी सेल है, आपने तो बनाई नहीं है, आप प्रॉपर्टी डीलर तो हो नहीं, है ना। प्रॉपर्टी डीलर होगा 43CA लगेगा। तो सेकेंडरी सेल तो वैसे भी कवर नहीं कर रखा है इन्होंने, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट को ही किया हुआ है, और इंटेंट भी ये था रियल एस्टेट डेवलपर को बेनिफिट देने का, उनको रिलीफ पहुंचाने का। तो 50C में चेंज करने की जरूरत नहीं थी। 50C में थ्रेशोल्ड 10% ही है। रादर थ्रेशोल्ड 10% ही है तीनों सेक्शन में, बट ओनली फॉर पर्टिकुलर पीरियड सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस 4 कंडीशन थ्रेशोल्ड 20% हो जाएगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो थ्रेशोल्ड कितना रहेगा? 10% ही रहेगा, जो पहले से था। समझ गए? तो ये जो अमेंडमेंट है इसका बड़ा ये लिमिटेड है। ये अमेंडमेंट जस्ट एक्चुअली अनाउंस तो 12 नवंबर को ही हो गई थी एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0, बट अब ये एक्ट का पार्ट बन गई है जिससे इसको इंप्लीमेंट कर पाए। ठीक है जी, चलो सर नेक्स्ट अमेंडमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल। तो जो अमेंडमेंट है वो तो एक लाइन की है कि अब इन्होंने गुडविल पे डेप्रिसिएशन मना कर दिया है। चाहे गुडविल बिजनेस की हो चाहे प्रोफेशन की हो, उस पर अब AY 21-22 से डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन अमेंडमेंट तो बस इतनी सी ही है, लेकिन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पहले क्या होता था और अब अमेंडमेंट के बाद क्या इम्प्लीकेशन आएगा। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन आपको मिलता है सेक्शन 32 में। सेक्शन 32 क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड in respect of tangible assets being plant, machinery, building or furniture, and in respect of intangible assets being patent, copyright, trademark, license, franchisee or any other business or commercial rights of similar nature। तो सेक्शन 32 जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन किस किस एसेट पे मिलेगा। डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको टेंजिबल एसेट्स पे, जो 4 तरह के बताए गए हैं, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर। और डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको इनटेंजिबल एसेट्स पे भी, जिनका भी लिस्ट किया हुआ है सेक्शन 32 में। वो लिस्ट क्या है? नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। तो इस इनटेंजिबल एसेट्स की लिस्ट में गुडविल एक्सप्लिसिटली नहीं आता। तो सबसे पहला झगड़ा हुआ कि गुडविल पे डेप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्मिथ सिक्योरिटीज में इस झगड़े को सेटल कर दिया और उन्होंने कहा कि एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, जो सेक्शन 32 में इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन का पार्ट है, उसमें गुडविल इंक्लूड होगा। तो स्मिथ सिक्योरिटीज में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि गुडविल इज अ डेप्रिशिएबल एसेट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, जिस पर डेप्रिसिएशन मिल सकता है। जो स्मिथ सिक्योरिटीज की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की,
वो बड़ी लिमिटेड थी इस पॉइंट पे कि गुडविल डेप्रिशिएबल एसेट है या नहीं है, उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, कैसे डेप्रिसिएशन मिलेगा, इस पॉइंट पे कोई डिस्कशन नहीं था उस जजमेंट में। वो जजमेंट बस इतना कहती है कि गुडविल डेप्रिशिएबल एसेट है, इससे ना ज्यादा ना कम, फुल स्टॉप। ठीक है जी, ठीक है। तो ये झगड़ा तो सेटल हो गया आपका कि गुडविल डेप्रिशिएबल एसेट है या नहीं। तो स्मिथ सिक्योरिटी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुडविल डेप्रिशिएबल एसेट है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो अमेंडमेंट हुई है 2021 में, इससे पहले का लॉ क्या था। तो इससे पहले पोजीशन सेटल्ड थी कि गुडविल डेप्रिशिएबल एसेट है एज पर सुप्रीम कोर्ट इन स्मिथ सिक्योरिटीज। ठीक है जी। अब डेप्रिसिएशन गुडविल में समझने के लिए, इसका अप्रिशिएट करने के लिए हमें दो बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। पहला तो ये गुडविल का नेचर क्या है, ये कैसी एसेट है, और सेकेंडली इसको सेल्फ जनरेशन होगा तो फिर डेप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, परचेज होगा तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहला तो बच्चों एक चीज समझो कि ये जो गुडविल है ना, ये बड़ा ही अलग टाइप का एसेट है। ये एक ऐसा एसेट है जिसको आप इंडिपेंडेंटली नहीं खरीद सकते। ये आप खरीद या बेच सकते हो ओनली विद द सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस बिकेगा तो गुडविल बिकेगी, अगर बिजनेस खरीदा जाएगा तो गुडविल खरीदी जाएगी। ये इंडिपेंडेंटली एसेट आप किसी की नहीं खरीद सकते, इसका नेचर ही ऐसा है। आप समझ पा रहे हो ना, आप किसी भी बिजनेस का इंडिपेंडेंट गुडविल नहीं खरीद सकते। गुडविल जो होता है वो इनएक्सट्रिकेबली लिंक होता है बिजनेस के साथ। गुडविल होती क्या है? गुडविल होती है कि जो आज तक आपने अच्छी कस्टमर सर्विस दी है, आज तक आपने जो भी काम किया है, उसके चक्कर में जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा, थोड़ा उसको एडवांटेज मिलेगा उस चीज का, उसको कहते हैं गुडविल। ये एडवांटेज किसी भी चीज का हो सकता है। ये एडवांटेज हो सकता है आपकी लोकेशनल एडवांटेज का, ये एडवांटेज हो सकता है कि आपका जो कस्टमर का अपना पूरा नेटवर्क है, ये एडवांटेज हो सकता है आपका जो सप्लायर का नेटवर्क है। तो ऐसे बहुत तरह के एडवांटेज हैं जो मिलके एमैल्गम ऑफ ऑल दीज एडवांटेजेस इज कॉल्ड गुडविल। तो ये गुडविल जो है आप अकेले नहीं खरीद सकते, ना ही अकेले बेच सकते। अगर बिजनेस खरीदोगे तो गुडविल खरीदी जाएगी, अगर बिजनेस बेचोगे तो गुडविल बेची जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडली, इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी सेल्फ जनरेटेड एसेट पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। डेप्रिसिएशन जब भी मिलता है जब आपने उसके अगेंस्ट कॉस्ट इंकर की हो। अगर सेल्फ जनरेटेड है तो उस पर उसकी एक्चुअल कॉस्ट या डब्ल्यूडीवी आप नहीं निकाल पाओगे, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे गुडविल है। हो सकता है एक बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी हो, उसकी बहुत वैल्यू हो, बट उसको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा बिकॉज उसकी वो सेल्फ जनरेटेड है। लेकिन अगर आपने परचेज की है, आपने वो बिजनेस को परचेज कर लिया, तो आपने उसके लिए कंसिडरेशन पे की है, तो आपको डेप्रिसिएशन मिल सकता है ऑन द कंसिडरेशन पेड, बिकॉज सुमित सिक्योरिटीज ने कह दिया कि गुडविल डेप्रिशिएबल एसेट है। ठीक है। अब ये तो हमें समझ आ गया कि गुडविल हम खरीद सकते हैं। अगर हमने खुद सेल्फ जनरेट किया तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, लेकिन हम खरीद सकते हैं, और उसको खरीदने के लिए हमें बिजनेस को ही परचेज करना पड़ेगा। अब बिजनेस परचेज कैसे होते हैं? देखो, बिजनेस परचेज दो तीन तरीके से हो सकते हैं, आपको पता है। एमैल्गमेशन में आप बिजनेस परचेज करते हैं, एमैल्गमेटिंग कंपनी, एमैल्गमेटेड कंपनी में एमैल्गमेट हो जाती है। डीमर्जर, स्लम सेल, और भी कोई तरीके हैं। इन सबको हम एक कॉमन नाम दे देते हैं, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये मैंने बस आपको तरीके बताए, कुछ तरीके जिनसे आप बिजनेस परचेज कर सकते हैं। अमैगमेशन, डीमर्जर, स्लम सेल, इसमें अंडरटेकिंग ट्रांसफर होती है, इन सब चीजें। अभी जो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, ये दो तरीके की हो सकती है। एक तो टैक्सेबल, एक नॉन टैक्सेबल। पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन टैक्सेबल, या चलो पहले हम डिस्कस करते हैं टैक्सेबल। टैक्सेबल का मतलब क्या है मेरा? टैक्सेबल का मतलब है कि ये जो आप ट्रांसफर कर रहे हो बिजनेस को, जो सेलर है जो अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रहा है एक बायर को, तो वो सेलर के हाथ में टैक्सेबल होगा, उसको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। इसका सिंपल एग्जांपल है स्लम सेल। स्लम सेल में क्या होता है, एक कंपनी एक अंडरटेकिंग ट्रांसफर करती है दूसरी कंपनी को। तो जो कंपनी ट्रांसफर कर रही है, सेलर जो है
वो उसको कैपिटल गेन देना पड़ता है। सेक्शन 50B में इसका कंप्यूटेशन दिया हुआ है कि कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे। ठीक है जी। इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है कि इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है कि जो कंसिडरेशन मिला आपका सेलर कंपनी को फ्रॉम बायर, वो सेल कंसिडरेशन हो जाता है, और जो उसकी नेटवर्थ होती है, जो कॉस्ट होती है, वो लेस होके आपका कैपिटल गेन निकल जाता है। ठीक है जी। अब आपने जो कंसिडरेशन दिया, बायर ने जो कंसिडरेशन दिया सेलर को, ये कंसिडरेशन कैसे डिसाइड हुआ होगा? 100% वैल्यूएशन हुई होगी इस अंडरटेकिंग की, और उसके बाद आपने निकाला होगा इसमें जो उसके फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो टेंजिबल एसेट्स हैं, वो वैल्यू किए होंगे, साथ में वैल्यू किया होगा इंटेंजिबल एसेट भी इस अंडरटेकिंग का, और उस इंटेंजिबल एसेट में बहुत बड़ी वैल्यू होगी गुडविल की। देखो, अगर आप .com कंपनीज में आओ, जो आईटी कंपनीज हैं, उनमें जो मेजर वैल्यूज होती है वो इंटेंजिबल एसेट्स की ही होती है। उनकी वैल्यूएशन इंटेंजिबल एसेट्स से ही आती है। आज के डेट में अगर इन्फोसिस बिकेगी तो इन्फोसिस की बहुत बड़ी वैल्यू गुडविल की आएगी, बिकॉज उसने जो इतना अच्छा नाम, अपनी इतने साल की मेहनत से अच्छी सर्विस दे के क्लाइंट को जो नाम कमाया है, उसका पैसा भी तो लेगी वो बायर से, और कोई बायर देने को राजी भी होगा, बिकॉज बायर उसका फायदा उठाएगा उसके नाम का, आगे उसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, ऑर्डर्स मिलेंगे, बिकॉज इन्फोसिस का नाम है उसके पास। तो ये जो कंसिडरेशन पे की जाती है, इसमें बहुत बड़ा कंसिडरेशन गुडविल का भी होता है। सिंस अब बायर जो है वो गुडविल के लिए पैसे पे कर रहा है, तो उसको उस पर डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो सडन सेल में क्या होगा? सेलर को तो कैपिटल गेन हो गया, जो पैसा मिला माइनस नेटवर्थ जो भी थी उसकी। बायर ने जो भी पैसा दिया वो उसको अपोर्शन करेगा ऑन डिफरेंट एसेट इट एक्वायर्ड, और उस एसेट्स में एक नाम होगा गुडविल का भी, और उस गुडविल पे वो डेप्रिसिएशन लेगा सेक्शन 32 में 25% एज इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है, बिकॉज इसमें सिक्योरिटीज ने कह दिया कि गुडविल डेप्रिशिएबल एसेट है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जिस पर डेप्रिसिएशन मिल सकता है। बट बीच में आता था सेल्फ जनरेट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता, बिकॉज वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती, तो हमने कहा परचेज में मिल सकता है। फिर हमने डिस्कस किया परचेज कैसे कर सकते हैं। परचेज कर सकते हैं थ्रू बिजनेस। अगर बिजनेस परचेज करोगे तो ये गुडविल परचेज कर सकते हो। तो बिजनेस परचेज में हमने डिस्कस किया कि जो स्लम सेल है उसमें हमने अगर हमने बिजनेस परचेज किया थ्रू स्लम सेल, तो उसमें हमने गुडविल का पैसा दिया है, तो उस पर हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा था, टैक्सेबल अगर आपका बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। अब मेजर जो बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो होते हैं नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल का एग्जांपल क्या है? एमैल्गमेशन, डीमर्जर। इसको नॉन टैक्सेबल क्यों कहते हैं? अगर आप देखो तो होता क्या है, पूरे इनकम टैक्स एक्ट में, जो स्कीम ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें एमैल्गमेशन को कैसे डील किया गया है? जो ओल्ड कंपनी होती है वो ट्रांसफर होती है टू द न्यू कंपनी, राइट? लेकिन कोई टैक्स नहीं लगता सेक्शन 47 में, इसको ट्रांसफर नहीं मानते, टैक्स नॉट एप्लीकेबल सेक्शन 47, राइट? जो न्यू कंपनी है उसको जो डेप्रिसिएशन है वो किस रेट पे, किस अमाउंट पे मिलता है? ऑन WDV ऑब्लिक एक्चुअल कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। याद है आपको? ये कैसे, कहां पे लिखा है? ये लिखा है एक्सप्लेनेशंस ऑफ सेक्शन 43(1) और 43(6). जो मेरा 43(1) और 43(6) की एक्सप्लेनेशन है वो कहती है कि जो अमेलगमेटेड कंपनी है वो कॉस्ट क्या लेगी? वो कॉस्ट वही लेगी जो ओल्ड कंपनी की कॉस्ट थी, और WDV क्या लेगी? WDV वही लेगी जो ओल्ड कंपनी बुक्स में WDV आ रही थी। और मैं कुछ ही बताता हूं, मेरा सेक्शन 32 का 6th प्रोवाइजो है, 6th प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 32। वो क्या कहता है? वो बात करता है उस साल की जिस साल एमैल्गमेशन हुआ है। तो वो कहता है, 6th प्रोवाइजो क्या कहता है? उस साल को डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा? ओल्ड कंपनी को, न्यू कंपनी को, मतलब अमेलगमेटिंग कंपनी को, अमेलगमेटेड कंपनी को वो डेप्रिसिएशन ऐसा मिलेगा कि ये मान लो कि अमेलगमेशन हुआ ही नहीं, तो अमेलगमेटिंग कंपनी को जितना डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो निकाल लो, और जो भी आपने निकाल लिया पूरे साल का उसको अपोर्शन कर दो, प्रोपोर्शनेट कर दो बिटवीन द नंबर ऑफ डेज जब अमेलगमेशन हुआ। जितने दिन ओल्ड कंपनी ने उस एसेट को यूज किया वो उतना डेप्रिसिएशन ओल्ड कंपनी को मिल जाएगा, जितना कि न्यू कंपनी ने उस एसेट को यूज किया तो न्यू कंपनी को मिल जाएगा।
लेकिन पहला डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, एज इफ अमेलगमेशन हुआ ही नहीं, पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। ठीक है, हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज अभी आपको 2 मिनट में समझ आएगा। मैंने क्या कहा कि अगर आपका अमेलगमेशन हो रहा है तो आप एक चीज मानो, अगर अमेलगमेशन हो रहा है तो भी तो आपने कंसिडरेशन दिया होगा फॉर द गुडविल। जो ओल्ड कंपनी है, जो भी आपका आपने शेयर इशू किए हैं टू द शेयर होल्डर ऑफ द ओल्ड कंपनी, वो जो स्वैप रेशियो निकाला गया है, कितने के बदले में कितना शेयर दोगे, उसमें गुडविल को जरूर वैल्यू किया गया होगा। कमर्शियल है, बिल्कुल समझते हो, जो ओल्ड कंपनी है, ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर है, वो गुडविल को फ्री में क्यों देंगे अपनी, अगर उनकी गुडविल है तो जब भी वैल्यूएशन हुए, दोनों कंपनी के शेयर के वैल्यूएशन हुए जिसके बेस पे स्वैप रेशियो निकाला गया, तो उसमें ओल्ड कंपनी के जो शेयर के वैल्यूएशन होंगे उसमें गुडविल को जरूर फैक्टरिंग किया गया होगा। तो कंसिडरेशन तो अमेलगमेशन में भी पे की गई है फॉर द गुडविल, लेकिन और गुडविल डेप्रिशिएबल एसेट भी है स्मिथ सिक्योरिटीज के हिसाब से, बट बिकॉज ऑफ दिस 3 प्रोविजंस, ये एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43(1) एंड 43(6) एंड 6 प्रोवाइजो टू सेक्शन 32, इस केस में हमें डेप्रिसिएशन गुडविल पे लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुडविल डेप्रिशिएबल एसेट तो है नो डाउट सेक्शन 32 में, स्मिथ सिक्योरिटी सेटल्ड हो गया है, लेकिन अब इसकी इंप्लीकेशन, इसको हम कंप्यूट कैसे करेंगे डेप्रिसिएशन को, बिकॉज डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए आपको एक्चुअल कॉस्ट चाहिए, WDV चाहिए, और सिंस अमेलगमेशन केस में एक्सप्लेनेशन 43(1) और एक्सप्लेनेशन 43(6) कहती हैं कि आपकी जो WDV होगी, आपकी मतलब न्यू कंपनी जो WDV होगी, वो वही होगी जो ओल्ड कंपनी की बुक्स में थी, राइट? तो ओल्ड कंपनी की बुक्स में गुडविल था नहीं, तो मैं अपनी बुक्स में WDV कैसे लेकर आऊं? अगर मैं अमेलगमेशन में हूं, सेक्शन 2(1)(b) का अमेलगमेशन है, तो मुझे पूरा इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करना पड़ेगा जो अमेलगमेशन पे लगता है। अगर मैं 47 का बेनिफिट ले रहा हूं, ओल्ड कंपनी 47 का बेनिफिट ले रही है कि वो अमेलगमेशन में कैपिटल गेन नहीं दे रही, तो न्यू कंपनी पे भी अमेलगमेशन की जो सेक्शंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो लगेंगे। कौन से प्रोविजंस हैं? 43(1) 43(6) की एक्सप्लेनेशन कहती है कि न्यू कंपनी अपनी बुक्स में जो एसेट्स है वो उसी कॉस्ट पे या उसी WDV पे रिकॉर्ड करेगी जो कि ओल्ड कंपनी की बुक्स में आ रहे हैं। अब ओल्ड कंपनी की बुक्स में तो गुडविल आ नहीं रहा होगा, तो मैं गुडविल को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा तो मैं डेप्रिसिएशन कैसे लूंगा? एक और हर्डल है प्रोवाइजो 6, वो कहता है डेप्रिसिएशन ऐसे निकालो जिस साल अमेलगमेशन हुई है कि एज अमेलगमेशन हो ही नहीं। तो अमेलगमेशन हो ही नहीं तो उस टाइम ओल्ड कंपनी बुक्स को, जो ओल्ड कंपनी को डेप्रिसिएशन मिलता था वही मिलेगा। तो ओल्ड कंपनी को गुडविल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता था, क्यों? क्योंकि उसकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी। तो इस साल के डेप्रिसिएशन में गुडविल का डेप्रिसिएशन नहीं होगा, और यही डेप्रिसिएशन का मुझे अपोर्शन करना है न्यू कंपनी में और ओल्ड कंपनी में, तो इस पे भी गुडविल का डेप्रिसिएशन नहीं आया। तो टैक्स फ्री मर्जर्स में दो गुडविल डेप्रिशिएबल एसेट है बिकॉज एज द स्मिथ सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट, एंड मैंने कंसिडरेशन भी पे किया है, मैंने मतलब न्यू कंपनी कंसिडरेशन भी पे किया है गुडविल के लिए इन द फॉर्म्स ऑफ शेयर, बट स्टिल मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिल पाता था बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन 43(1) एंड 43(6) एंड 6 प्रोविजन सेक्शन 32। समझ गए? तो गुडविल डेप्रिसिएशन था वो मिलता था ओनली इन केस ऑफ टैक्सेबल बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, नॉन टैक्सेबल पे तो वैसे भी नहीं मिल पाता था बिकॉज अदर प्रोविजन जो एक्ट के थे वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते थे। ठीक है जी, अब हम समझते हैं अमेंडमेंट क्या हुआ। अब इन्होंने गुडविल पे डेप्रिसिएशन मना कर दिया। देखो अमेंडमेंट है सिर्फ छोटा सा टैक्सेबल मर्जर के लिए, नॉन टैक्सेबल वैसा भी नहीं था, बट इन्होंने जनरल पूरा ही मना कर दिया, तो अब ये बात आएगी ही नहीं। इन्होंने क्या कहा अमेंडमेंट किया। अच्छा, इससे पहले हम समझते हैं कि अमेंडमेंट कैसे किया, किसी सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ है। उससे पहले हम ये समझते हैं कि अमेंडमेंट क्यों हुआ। जो मेमोरेंडम है वो कहता है अमेंडमेंट इसलिए हुआ कि गुडविल डेप्रिशिएबल एसेट ही नहीं है। एज पर मेमोरेंडम वो कहते हैं कि गुडविल एक ऐसा एसेट है जो डेप्रिशिएट होता ही नहीं है, जो या तो एप्रिशिएट होगा या कुछ नहीं होगा, बट डेप्रिशिएट नहीं होगा। जैसे लैंड है, वो तो ये मानते हैं कि गुडविल जो है जनरली डेप्रिशिएट होता ही नहीं है। अब देखो अमेंडमेंट तो ठीक है, उनका एक व्यू था, लेकिन मेरे इसमें 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि एक्ट में, लॉ में एक सर्टेनिटी होनी चाहिए, और जो चीज सेटल्ड हो गई है ना उनको हमें अनसेटल्ड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है गुडविल डेप्रिसिएशन लेने से अपना या फिर ना लेने से कुछ लॉन्ग रन में, अगर लॉन्ग रन में देखो तो सारा इंपैक्ट सेम आ जाता है।
अभी भी आप कॉस्ट तो दोगे ही ना मुझे, कॉस्ट तो मना कर नहीं सकते जो मैंने कॉस्ट इंकर की है। अभी क्या कह रहे हैं, हम आपको डेप्रिसिएशन भी देंगे, जब आप बेचोगे तो आप कॉस्ट रिड्यूस कर लेना, तो कैपिटल गेन आपका कम हो जाएगा। तो कॉस्ट जब भी दोगे, डेप्रिसिएशन क्या मिलता है, डेप्रिसिएशन में कॉस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलती है, तो आप इकट्ठे दोगे, तो लॉन्ग रन में इंपैक्ट तो सेम ही है, टैक्स रेट तो मोटा मोटा सेम ही रहते हैं आपके, है ना। लेकिन जो चीज सेटल थी आपने उसको अनसेटल्ड कर दिया। सुप्रीम बहुत सालों के बाद, लिटिगेशन के बाद एक चीज सेटल्ड हुई थी कि स्मिथ सिक्योरिटीज ने कहा था गुडविल डेप्रिशिएबल एसेट है। और फर्क क्या पड़ रहा था, आपके जो टैक्सेबल मर्जर थे, जो मेजर बिजनेस रिओर्गेनाइजेशन होता है वो नॉर्मली आपके नॉन टैक्सेबल मर्जर के साथ, जो नॉन टैक्सेबल मर्जर से ही होता है, अमेलगमेशन और डीमर्जर से ही मेनली आपका बिजनेस रिओर्गेनाइजेशन होते हैं। उसमें तो वैसे भी डेप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा था। इवन आफ्टर स्मिथ सिक्योरिटीज, जो भी हमने डिस्कस किया, स्मिथ सिक्योरिटी के बाद भी हम डेप्रिसिएशन नहीं ले पा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन 43(1), 43(6) एंड सिक्स प्रोविजन सेक्शन 32। तो वो तो वैसे ही मना कर, आपने जो स्कीम ऑफ द एक्ट था उसमें नहीं मिल पा रहा था। तो पंगा ही क्या था, एक सिंपल टैक्सेबल मर्जर के बारे में बात थी, स्लम्सर वगैरह जो डेप्रिसिएशन मिल जाता था, आपने उसको भी अनसेटल्ड कर दिया। चलो आपकी इच्छा। लेकिन सेकंड बात देखो, ये कहते हैं रीजन क्या दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं कि गुडविल जो है वो डेप्रिशिएबल ही नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कॉमन पार्लेंस में गुडविल डेप्रिशिएट होती ही नहीं है, ये सिर्फ इसकी वैल्यू अप्रिशिएट ही होती है। ये कैसा थॉट है? अगर ये बात है तो आप मुझे एक चीज बताओ, अकाउंटिंग में गुडविल पे डेप्रिसिएशन क्यों मिलता है? मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है। अरे मिलता ही नहीं है, वो इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट भी होती है। इंपेयरमेंट के टेस्ट क्यों हो रही है? वो कि उसकी वैल्यू कम हो गई है, जब भी तो इंपेयरमेंट के टेस्ट हो रही है। मतलब अकाउंटिंग ये मानता है कि गुडविल की वैल्यू कम हो सकती है, और क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल लॉजिकल है, हम बचपन से समझते आ रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, आपकी गुडविल कम हो जाएगी। और प्रैक्टिकली आपने देखा भी है, किंगफिशर, अनिल अंबानी कंपनीज, इनकी गुडविल कितनी कम हो गई है फॉर वट एवर रीजन। तो ये लिखना कि गुडविल एक ऐसा एसेट जो एप्रिशिएट होता है, ये मेरे हिसाब से, मेरे हम्बल व्यू में ये सही नहीं जाता। चलो, बट सुप्रीम पावर है, दे कैन चेंज द लॉ, है ना। रीजन तो दे रहे हैं, दे कैन चेंज द लॉ विदाउट गिविंग द रीजन ऑल्सो, पार्लियामेंट है जी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया कि गुडविल पे हम डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। ये कैसे कहा इन्होंने, मैं आपको बताता हूं। एक सेक्शन है सेक्शन 211 जो डिफाइन करता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स। आपको डेप्रिसिएशन मिलता है वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे ही मिलता है। इन्होंने लिखा ब्लॉक, इस सेक्शन 211 में क्या लिखा है कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स कौन कौन से होंगे। वो कहेगा एक ब्लॉक होगा टेंजिबल एसेट्स का, कंप्राइजिंग ऑफ प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर, और एक ब्लॉक होगा इंटेंजिबल एसेट्स का, कंसिस्टिंग ऑफ नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी or any other business, commercial or similar nature which are subject to same rate of depreciation। मतलब जिसपे सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है उसके आप ब्लॉक बना लोगे। 211 में ये लिखा है। तो इन्होंने उसके आगे लिख दिया है अदर देन गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो 211 को अमेंड कर दिया, उसमें लिखा गया कि गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन जो है वो इंटेंजिबल ब्लॉक का पार्ट नहीं बनेगा। फिर उन्होंने अमेंड किया सेक्शन 32, उसमें लिखा था कि डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू on tangible asset being building, plant, machinery and furniture, and intangible asset being this। उसके आगे भी इन्होंने लिख दिया other than goodwill of business और profession। फिर एक एक्सप्लेनेशन थी सेक्शन 32 की जो एसेट्स को डिफाइन करती थी, एक्सप्लेनेशन 3। उसमें लिखा था एसेट्स कौन कौन से होते हैं, टेंजिबल एसेट्स बीइंग बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इंटेंजिबल एसेट्स बीइंग अपना नो हाउ, पेटेंट वगैरह। उसमें मैंने लिख दिया इंटेंजिबल एसेट्स में अदर देन गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है जी। अब एक अमेंडमेंट आया, ये तो था पीजीबीपी के सेक्शंस। अब इन्होंने एक और अमेंड किया, सेक्शन नंबर 50। सेक्शन 50 क्या कहता है? सेक्शन 50 कैपिटल गेन हेड के अंदर है। वो ये कहता है कि आपको डेप्रिशिएबल एसेट बेचने पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। किस कंडीशन में? दो कंडीशन में। अगर आपका सेल कंसीडरेशन जो है, आपने ब्लॉक के कुछ एसेट बेचे हैं और सेल कंसीडरेशन जो है वो एक्सीड करता है आपका WDV से, मतलब नेगेटिव WDV आ गई आपकी, तो या फिर आपने सारे के सारा ब्लॉक ही बेच दिया और एसेट्स इन द ब्लॉक। तो इन दो केस में आपको सेक्शन 50 आ जाता है। या तो आपके सारे के सारे एसेट बिक गए हो ब्लॉक में, या फिर आपके कुछ एसेट बिके हैं, उन एसेट की जो सेल कंसीडरेशन है वो एक्सीड्स करता है WDV से।
तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस निकालना पड़ेगा सेक्शन 50 में। तो अब इन्होंने सेक्शन 50 को भी अमेंड किया है। सेक्शन 50 में क्या अमेंडमेंट किया कि अगर आप गुडविल और ब्लॉक बेच रहे हैं तो गुडविल की कॉस्ट क्या मानी जाएगी, जो उसका परचेज प्राइस था माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड अप टू AY 21-22। देखो जो ये अमेंडमेंट है कि गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा आपको, ये आई है आपकी AY 21-22 से। तो इससे पहले आपको डेप्रिसिएशन मिलता ही था। तो अब दो इश्यूज आ गए। जो आपका ब्लॉक चल रहा है जिसमें गुडविल है, जिसका डेप्रिसिएशन लेते आ रहे थे, अब AY 21-22 से उस गुडविल को बाहर निकालना पड़ेगा उस ब्लॉक से, बिकॉज उस पर डेप्रिसिएशन तो मिलेगा नहीं। तो इन्होंने कह दिया हम बता देंगे, प्रेस्क्राइब कर देंगे रूल्स कि उसको किस वैल्यू पे बाहर निकालना है। वो क्या वैल्यू होगी, वही वैल्यू होगी जो परचेज किया था, मैंने डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड जो किया है, जो आई की वैल्यू WTV गुडविल की, उसको आप उसके बाहर निकाल दोगे। और अगर ब्लॉक बेचते हो तो सेक्शन 50 में अमेंडमेंट आ गया कि आपका उसकी कॉस्ट क्या मानेंगे गुडविल की, जो एक्चुअल परचेज प्राइस था माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड। बिल्कुल लॉजिकल सा है, ठीक है। तो अगर आपने गुडविल एक्वायर किया था बिफोर AY 21-22, जिस पे आप डेप्रिसिएशन ले चुके थे, तो अगर आप फ्यूचर में बिजनेस को बेचोगे तो आपको सेक्शन 50 लगेगा। लेकिन अगर आपने 21-22 या उसके बाद बिजनेस एक्वायर किया है जिसमें गुडविल भी आया है आपके पास, तो अब तो ब्लॉक में एंटर ही नहीं करेगा, ब्लॉक का पार्ट नहीं बना। तो अब आगे फ्यूचर में इस बिजनेस को बेचोगे तो नॉर्मल आपका कैपिटल गेन ही लगेगा, सेक्शन 50 की बात नहीं आएगी, बिकॉज गुडविल इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट एनी मोर। ठीक है जी, लगे हाथ एक और चीज पढ़ते हैं। इन्होंने कैपिटल गेन में भी अमेंडमेंट किया है रिलेटिंग टू गुडविल। जो हमारा डेप्रिसिएशन गुडविल था वो टॉपिक तो यहाँ पे खत्म हो गया। हमने डिस्कस कर लिया कि पहले गुडविल डेप्रिसिएशन मिलता था, प्रैक्टिकल डिस्कस कर लिया, थ्योरेटिकल तो दोनों जगह मिलता था, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल मर्जर में, प्रैक्टिकली टैक्सेबल मर्जर में ही मिल पाता था। और लेकिन अब से चाहे टैक्सेबल हो चाहे नॉन टैक्सेबल हो, आपको गुडविल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम AY 21-22। अब देखते हैं कैपिटल गेन में गुडविल पे क्या अमेंडमेंट हुई। तो पहले थोड़ा सा इसका भी बेसिक हिस्ट्री समझते हैं। एक केस था मेरा BC श्रीनिवासा एंड शेट्टी। वो क्या कहता था, वो कहता था कि सुप्रीम कोर्ट का केस था अगेन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुडविल की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो इनडिटर्मिनेट है, एंड सिंस कंप्यूटेशन प्रोविजंस फेल, कि कॉस्ट इनडिटर्मिनेट है तो कैपिटल गेन नहीं निकल सकता, चार्जिंग सेक्शन फेल। ये मेरा लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, BC श्रीनिवासा शेट्टी का। तो लॉ ने इसको ओवररूल करने के लिए सेक्शन 55 जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बताता है, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया था लॉन्ग टाइम बैक। उसमें उन्होंने कहा था गुडविल ऑफ बिजनेस की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निल मान लेंगे। जो इनडिटर्मिनेट था उससे इन्होंने कह दिया कि वी विल डीम इट टू बी निल हो गया तो आपको कैपिटल गेन निकल सकता है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी निल मान लेंगे इफ सेल्फ जनरेटेड। मतलब इन्होंने कहा था कि अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी नील होगी और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी नील होगी। इसका मतलब अगर आप बिजनेस बेचते हो उसमें आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल बिकती है तो उसका कैपिटल गेन निकल पाएगा। BC श्रीनिवासा शेट्टी जो कहता था कि इनडिटर्मिनेट है, कैपिटल गेन नहीं निकल पाएगा, वो ओवररूल हो गया। अब कॉस्ट नील हो गई, कॉस्ट इंप्रूवमेंट नील हो गई, तो उसका कैपिटल गेन निकल पाएगा। बट जो अमेंडमेंट की हुई थी ये की हुई थी ओनली फॉर द गुडविल ऑफ बिजनेस। अब जो गुडविल ऑफ प्रोफेशन है वो हम कहते थे उसमें अभी भी BC श्रीनिवासा शेट्टी लग जाएगा, वो अमेंडमेंट का पार्ट नहीं है। तो अगर प्रोफेशन बिक रहा है उसमें गुडविल जाती है, उसमें कुछ भी कंसिडरेशन मिलता है तो वो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ BC श्रीनिवासा शेट्टी चार्जिंग कंप्यूटेशन प्रोविजन फेल और चार्जिंग प्रोविजन फेल। मतलब RSM आपका KPMG में गया या BMR आपका डिलॉयट में गया, उसके लिए कुछ भी कंसिडरेशन मिला RSM या BMR को, तो फॉर गुडविल तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। इस इन्होंने क्या अमेंडमेंट कर दिया, इन्होंने कह दिया ये गुडविल ऑफ बिजनेस की जगह सेक्शन 55 में गुडविल ऑफ बिजनेस तो पहले लिखा ही हुआ था, इसको इन्होंने ऐड कर दिया गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब प्रोफेशन की गुडविल की कॉस्ट भी नील होगी इफ सेल्फ जनरेटेड।
बट ये ध्यान रखो, ये जो अमेंडमेंट है ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में किया। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी एक लाइन थी जिसमें लिखा हुआ था गुडविल ऑफ बिजनेस की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील होगी, वहां पे ये अमेंडमेंट अभी नहीं आया। जो बजट में प्रपोजल है उसमें कॉस्ट इंप्रूवमेंट में अमेंडमेंट नहीं आया। अब होता क्या है, गुडविल एक ऐसा एसेट है जो ओवर द टाइम इंप्रूव होता रहता है, तो इसी चक्कर में कॉस्ट एक्विजिशन भी नील मानी गई थी पहले और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी नील मानी गई थी, बिकॉज सम डे सम एसएससी और सम लॉयर में आर्ग्यू दैट कॉस्ट एक्विजिशन तो नील हो गई आपकी, ठीक है, बट कॉस्ट इंप्रूवमेंट तो धीरे धीरे इंकर कर ही रहा हूं ना मैं, और वो उसमें मैं बीसी शेड्यूल लगा दूंगा, वो इंडिटरमिनेट है, तो स्टिल मेरा कैपिटल गेन नहीं निकल सकता और आपका चार्जिंग सेक्शन फेल हो जाता है। तो इसलिए गुडविल ऑफ बिजनेस में कॉस्ट एक्विजिशन कॉस्ट इंप्रूवमेंट दोनों को नहीं माना गया था। बट अब जो इन्होंने अमेंडमेंट किया गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन जो ऐड किया, ये ऐड किया है इन्होंने ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाले केस में। कॉस्ट इंप्रूवमेंट में अभी भी ये लिखा है गुडविल ऑफ बिजनेस की कॉस्ट इंप्रूवमेंट नहीं मानी जाएगी, मतलब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ गुडविल ऑफ प्रोफेशन अभी भी हम बीसी यूनिवर्सिटी लगा के इंडिटरमिनेट मान सकते हैं, और ये एक इंडिटरमिनेट हो गई तो मेरा कैपिटल गेन नहीं निकल सकता। बट मेरे विचार में शायद एक्ट आते आते ये चेंज कर देंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी, है ना, ये इनसे रह गया होगा जनरली मेरे 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 व्यू में। एक और छोटा सा अमेंडमेंट किया गया है, एक ऐसा ही एसेट था ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद बिजनेस। ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद बिजनेस, इसका भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील लिखा गया था, अगर सेल्फ जनरेटेड हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील, अगर सेल्फ जनरेटेड है। इसमें भी इन्होंने और प्रोफेशन ऐड कर दिया, लेकिन ध्यान रखना इसमें कॉस्ट इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, इसे कॉस्ट इंप्रूवमेंट में ये पॉइंट नहीं था, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम में कॉस्ट इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, चलो ये अमेंडमेंट था हमारा डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल के रिगार्डिंग। अब लास्ट हमारा जो अमेंडमेंट बचता है वो बचता है हमारा सेक्शन 43B, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। वो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 43B, तो जो प्रोविडेंट फंड होता है उसके दो भाग होते हैं, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की आपको डिडक्शन मिलती है सब्जेक्ट टू 43B, कोई डाउट नहीं है, मतलब जब आप पे करोगे आप, मतलब बिजनेस जो भी एम्प्लॉयर है वो जब भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे करेगा तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर उसने पे नहीं किया और रिटर्न के ड्यू डेट तक पे कर दिया, रिटर्न मतलब इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट तक पे कर दिया, जब भी उसको सेक्शन 43B में डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। पहले अमेंडमेंट भी इसी के ऊपर है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के ऊपर ही। पहले देखते हैं पहले लॉ क्या था और अमेंडमेंट क्या किया। तो पहले था एक सेक्शन जो अभी भी है 22410 जो इनकम को डिफाइन करता है, वो कहता है जैसे ही द मोमेंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करेगा एम्प्लॉय की सैलरी में से, वो एम्प्लॉयर की इनकम बन जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद था सेक्शन 36(1)VA, वो कहता था ये जो इनकम बनी है एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इसकी हम डिडक्शन दे देंगे आपको पीजीबीपी हेड में, प्रोवाइडेड ये आप ड्यू डेट तक पे कर दो। और ड्यू डेट कौन सी होती थी, ड्यू डेट ऑफ द रेलिवेंट एक्ट, मतलब पीएफ एक्ट की। ठीक है, सेक्शन इतना सही था। अब अगर आपने पीएफ एक्ट की ड्यू डेट तक पे नहीं किया, थोड़ा सा डिले पे किया आपने, तो एक आर्गुमेंट आता था कि जो 43B है उसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी कवर्ड है। तो अगर मैंने पीएफ एक्ट की ड्यू डेट तक पे नहीं भी किया तो भी मैं अगर ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न तक पे कर देता हूं तो मुझे उसी साल डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये जो पॉइंट है कि 43B में सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है या फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी है, ये लिटिगेशन का मुद्दा था। मेजॉरिटी ऑफ द हाई कोर्ट्स
जो थे वो ये कहते थे कि इसमें 43B में एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। तो अगर आप एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ की एक्ट की ड्यू डेट के बाद भी पे करते हो बट इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट से पहले पे कर देते हो तो आपको उसी साल डिडक्शन मिल जाएगी। कुछ एक हाई कोर्ट थे गुजरात वगैरह के जो कहते थे कि इसमें एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो ये लिटिगेटिव था ये, इन्होंने इसको क्लैरिटी दे दिया। इन्होंने साफ साफ लिख दिया सेक्शन 36(1)(VA) भी अमेंड कर दिया और 43B भी अमेंड कर दिया। उन दोनों में लिख दिया कि ये 43B में साफ साफ लिख दिया, 36(1)(VA) में क्या अमेंडमेंट किया इन्होंने, इसमें लिख दिया कि ड्यू डेट मींस ड्यू डेट ऑफ द पीएफ एक्ट एंड नॉट द ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। और 43B में जो मेन अमेंडमेंट है वो ये क्या कि 43B नॉट एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लैरिटी आ गई, नॉट एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। बट सिर्फ इतना ही नहीं, ये अमेंडमेंट कब से है, इंटरेस्टिंग बात अभी शुरू होगी, ये है 21-22 से। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपने कर दिया। आपको याद होगा जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, उस साल में जो बजट आए थे उसमें जेटली साहब ने एक कमिटमेंट दिया था कि हम रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं करेंगे। अब ये लोग उस कमिटमेंट से बंधे हुए हैं। तो ये लोग चाहते क्या थे, इसको रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करना, बट उस कमिटमेंट से बंधे हुए हैं तो इसको ये रिट्रोस्पेक्टिव अमेंड नहीं कर पाए। उन्होंने लिख दिया AY 21-22। बट लैंग्वेज क्या लिखी, देखो बैकडोर एंट्री कैसे चालाकी कर रहे हैं। इन्होंने कहा इट शैल नेवर बी डीम टू बी पार्ट ऑफ 43B। जो लैंग्वेज में लिखा फॉर द क्लियर रिमूवल ऑफ डाउट it is declared that employee contribution is not and was never have been part of 43B। ना है ना ही कभी था। देखो लैंग्वेज ऐसे लिख रहे हैं कि ना ही कभी था, मतलब रिट्रोस्पेक्टिवली, लेकिन अमेंडमेंट जो कर रहे हैं, जो डेट लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम AY 21-22। बट कोर्ट्स कहते हैं जहां पे ये क्वेश्चन उठता है कि अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिव है प्रोस्पेक्टिव है, तो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो होता है लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजन। तो लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजन कहती है ये रिट्रोस्पेक्टिव है, नेवर डीम टू बी नेवर हैव बीन पार्ट ऑफ 43B, मतलब कभी नहीं माना जाएगा 43B का पार्ट था। इसका मतलब जो आज की डेट में लिटिगेटिव केस है, जो केसेस कोर्ट्स में या अपील में पेंडिंग है ऑन दिस पॉइंट, उन पे भी अमेंडमेंट लग जाएगी और उनका केस भी डिसमिस होगा इन द फेवर ऑफ रेवेन्यू। अब उनके केस में भी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 43B का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो आफ्टर दिस अमेंडमेंट अगर आप एक भी दिन डिले करते हो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन को फॉर डिपॉजिट इन द एम्प्लॉय पीएफ, कहां से डिले करते हो, जो ड्यू डेट पीएफ एक्ट में दी हुई है, तो ये जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है ये डिसलॉ हो जाएगा एंड डिसलॉ हो जाएगा फॉर द लाइफ टाइम, आपको कभी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये लोग चाहते भी हैं, इंटेंशन तो अच्छी है कि जो एम्प्लॉय का पैसा है जो आपने काट के रखा है वो आप एज अ ट्रस्टी रख रहे हो, उसका खुद यूज मत करो, इमीडिएटली आप उसके अकाउंट में डिपॉजिट करो। अगर डिपॉजिट नहीं करते हो और एक भी दिन डिले होता है, डिले फ्रॉम द ड्यू डेट रेफर टू इन पीएफ एक्ट, तो आपका सारा का सारा डिसलॉ हो जाएगा और उसकी डिडक्शन कभी भी नहीं मिलेगी। ये अमेंडमेंट है तो 21-22 से, बट इसको जो लैंग्वेज है वो ये सजेस्ट करता है कि इट शैल बी एप्लीकेबल रिट्रोस्पेक्टिवली। ठीक है जी, थैंक यू। आज इससे हमारी अमेंडमेंट खत्म होती हैं पीजीपी हेड की। थैंक यू।